हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल KKGS अकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी दोस्तों, है ना दोस्तों। तो हम लोग क्या है कि क्या पढ़ लेते दोस्तों, ज्योग्राफी, है ना। अपनी पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं और उसके बाद अपनी जो टॉपिक चल रहा था पिछला, जैसे कि ज्योग्राफी में लोग अभी रिवर्स शुरू कर दिए थे ना। हम लोगों ने क्या किया था कि ज्योग्राफी में रिवर्स हम लोगों ने शुरू किया था। ज्योग्राफी में रिवर्स का हम लोग काफ़ी कुछ, जैसे कि हम लोगों ने कल मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि जो ज्योग्राफी में रिवर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि बेसिन क्या होता है, या उसका जो सहायक नदियाँ जो होती हैं जैसे ट्रिब्यूटरीज जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या होता है। और दूसरा हमने उसका कैचमेंट एरिया बताया था, है ना, कैचमेंट जोन जिसको बोलते हैं या एरिया भी कह सकते हैं। तो ये, और जैसे कि फिर मैंने इसमें एक चीज़ और बताया था आप लोगों को दोस्तों, क्या बताया, डिस्ट्रिब्यूटरीज बताया था मैंने इसमें, ठीक है। और ठीक है, तो ये सारी टर्म हम लोग पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। तो इसमें क्या है कि दोस्तों ये सब टर्म जो है आपको याद रखना, बस जानना है कि क्या होता है। तो जैसे कि जो भी मेरा मित्र या दोस्त या जो भी है वो अभी जुड़ा है, आज नया मेरी क्लास देख रहा है, तो उसको क्या करना है कि पीछे की ये क्लास देख लेनी है। तो आपको क्या होगा, आपका जो ये सब टॉपिक जो टर्म मैंने बोले हैं या जो शब्द अभी मैंने बोले हैं, जैसे बेसिन क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, या क्या कहते हैं कि ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, है ना, मतलब प्रतिवर्ती सहायक नदी क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगी। तो आप पिछली क्लास देखेंगे तो लगभग 35-40 मिनट की क्लास है, उसमें आपको यही सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसी क्रम में नदियों को, और हम लोग क्या करेंगे आज नदियों का डिवीज़न। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने शुरू तो किया था, बट क्या है कि मैंने वीडियो में क्या है, लास्ट की कुछ वीडियो मेरी 5 मिनट में क्या हो स्टॉप हो गया था, मेरी रिकॉर्ड वॉइस जा रही है बट वो मैं एक जगह पे स्टॉप हो गया हूँ। तो उसी को हम क्या है ना, हाँ तो है ना, वहीं पे हम लोगों ने क्लास रोक दी थी। बट क्या करते हैं कि अगला 5 मिनट की और क्लास, मतलब लास्ट में 5 मिनट क्या है कि हम वहाँ स्टॉप हो गए, तो वो चीज़ उसको हम लोग क्या करें, अब रिवीजन कर लेंगे। तो क्या होगा, वो चीज़ हम लोग आज वहीं से ही शुरुआत करेंगे। तो जो बेसिन्स है और जो कैचमेंट एरिया है और जो आपका ट्रिब्यूटरीज है यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज है, ये जो शब्द हैं ये आप लोगों को पता हो गए हैं। आप लोग क्या करेंगे, पिछली क्लास में जो नया है मैंने बता दिया कि जो पिछली क्लास में देखेंगे आपको वो सारे शब्द मिल जाएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग रिवर्स में दोस्तों क्या करते हैं, शुरू करते हैं रिवर्स यानी नदी। तो जिसको हम लोग अगर और ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखें तो इसको ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। अगर आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, बुक्स अगर उठाएंगे तो बुक्स में आपका लिखा होगा तो अपवाह तंत्र, है ना दोस्तों, ये लिखा होता है। तो अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम्स। तो वही ड्रेनेज सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत ही रिवर्स पढ़ते हैं। हमने बताया कि रिवर्स पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, इस टॉपिक्स में पढ़ने से पहले 2-3 चीज़ों की आपको थोड़ी सतर्कता बदलनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो हम लोग इस टॉपिक को मतलब क्या है कि पहले हल्का पढ़ेंगे, मतलब पहले इसकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं जानने की ज़रूरत है पहले उनको जानेंगे, फिर इसमें थोड़ा अंदर जाएंगे। मतलब कि पहले इसकी बेसिक जानकारी जान लेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा उसके अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें तो आज हम लोग जैसे कि मान लो कोई, जैसे मैंने मान लो सिंधु रिवर ली, ठीक है ना, और उसकी फिर ठीक है उसमें क्या होगा, उसकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे और जितनी जो कुछ भी इसको थोड़ी डिटेल सहायक नदी। तो हम लोग क्या करें, एक दिन सिंधु नदी पढ़ेंगे, सिंधु नदी के बारे में, यानी मान लो कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कहाँ जाके गिर गई है और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ, ये चीज़ जानेंगे। फिर दूसरी दिन जैसे नेक्स्ट क्लास में, जैसे कल की क्लास में क्या होगा, इसकी जो सहायक नदियाँ बड़ी बड़ी जैसे झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, इनके बारे में क्या करें हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे, मतलब इनके बारे में भी लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इनसे भी क्वेश्चन आता है। तो हम लोग एक दिन क्या करेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे और उससे की सहायक नदियों में कोई इंपॉर्टेंस रिवर्स है तो हम उसका भी अध्ययन करेंगे, चलते चलेंगे। और दूसरी इसमें ये भी ध्यान रखना होगा कि देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो हम लोग सारी भी चीज़ें यहीं से करते चलेंगे साथ में। जैसे कि जब उसकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, जैसे सिंधु की, तो सिंधु की सहायक नदी जैसे झेलम होती है, झेलम के किनारे ही श्रीनगर बसा है आपका। तो हम लोग जब झेलम पढ़ेंगे तो उसी क्रम में श्रीनगर का नाम लिख लेंगे। तो क्या होगा, आपका एक ही चीज़ में मतलब सारी चीज़ें, जैसे अभी क्वेश्चन रिवर से आता है, जैसे रिवर की सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं आजकल, तो सिंधु की सहायक नदी पूछी जाएगी। तो आपको छोटी जैसे कि आप झेलम है, चेनाब है, रावी, व्यास, सतलज, ये आप लोगों ने सुनी है कि ये इसकी 5 सहायक नदियाँ। ये जो नॉर्मल बच्चा अगर पढ़ा तैयार शुरू करता है उसको ये पता होता है रिवर्स में। बट जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि सिगार इसकी सहायक नदी है तो सिगार शायद आप लोगों ने ना सुना हो। फिर जैसे मैं हुंज बोलूँगा, है ना, तो ये जो रिवल्स है जिनको नाम उम्र नहीं, ये मैं हम लोग यहाँ करेंगे। और क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। आपका करना क्या रहेगा कि आप लोग एक बार जो मैं बना दूंगा वैसे ही आपको बनाना है उसको, और वैसे ही 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है, तो वो रिवर्स आपको याद हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अपनी अध्ययन मतलब जो भी है अपनी चर्चा जो है आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ, ठीक है ना। तो एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कि सही चल रहा है मेरा सब कुछ।
हाँ सब कुछ सही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि अगर मैं नदी, सर दोस्तों हमारा टॉपिक्स है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी इंग्लिश में दोस्तों इसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, सॉरी सिस्टम, ठीक है ना, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में दोस्तों क्या है कि भारत की, देखिए आप जब मेरी कल की क्लास देखेंगे तो हमने इसमें रिवर्स का इंपॉर्टेंस भी बता रखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंस क्या है। बट आज हम लोग सीधे टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम, तो भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम लोग ने दो पार्ट बांट कर रखा है। जैसे कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत की नदियों की उत्पत्ति है ना, जो बड़ी नदियाँ जैसे सिंधु है या गंगा है या जो ब्रह्मपुत्र है, ये नदियों का जो उद्गम, जो बड़ी नदियाँ, बाकी तो इनकी सहायक नदियाँ, तो इनकी जो उत्पत्ति वो हिमालय से हुई है। बाकी फिर जब हम लोग साउथ इंडिया भी जाते हैं, मतलब जो बिंद के नीचे यानी दक्कन वाला जो एरिया हम लोग देखते हैं, उसमें भी कुछ बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, ये नदियाँ क्या है, अब इनकी उत्पत्ति क्या हुई, प्रायद्वीपीय पठार से। तो इसी तरह भारत की नदियों का जो अपवाह तंत्र है, यानी भारत का जो अपवाह तंत्र है, उसको भी हम लोग दो पार्ट बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन सा है दोस्तों? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसा डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों, आपको वैसा ही डायग्राम बनाते चलना है। लिखने की आप टेंशन मत लीजिए कि इसमें कुछ अभी मैं लिखा नहीं रहा, मैं लिखाऊंगा सारी चीज़। बट मैं अभी आपको क्या है ना, रिवर्स के बारे में आपको एक खाका तैयार करवा देता हूँ कि कैसे पढ़ना है रिवर्स को, किस तरह डिवीजन, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आएगा रिवर्स का आप कर लेंगे, बड़े आसानी से कर लेंगे। मैं ये बात बता सकता हूँ, 100% श्योरिटी आपको दे सकता हूँ कि इस टॉपिक को करने के बाद जैसा मैं करा रहा हूँ, हाँ हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, थोड़ा क्लासेस ज़्यादा जाएंगी इसमें, बट आपको ये गारंटी, आप ये भी आप जानते हैं कि रिवर्स से हर एक पेपर में 1-2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, होगा गलत, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको 2 पार्ट में बांट रहा हूँ, 2 भागों में इसका मैं डिवीज़न कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे बनाते चलना है साथ में दोस्तों। लिखाने का जब काम होगा तो मैं बोल दूंगा कि आपको ये लिखना है। तो जैसे कि इसमें हम लोग बोलते हैं, तो पहला होता है हिमालय की नदियाँ। एक कौन सी होती हैं दोस्तों? हिमालय की नदियाँ, यानी जिनकी उत्पत्ति हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, हिमालय की नदियाँ। दूसरा दोस्तों इसमें होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय। अब हम प्रायद्वीप दोस्तों पढ़ चुके हैं, भारत की, आप लोग अगर पिछली क्लास देखेंगे तो ये सारी चीज़ें फिजिकल का जो भी है 18-19 क्लास में हम लोग सारा निपटा चुके हैं। तो पहली है हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दोस्तों हिमालय की नदियों में अगर हम लोग बात करें तो 3 बड़े तंत्र पड़ते हैं इसमें। 3 बड़े तंत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? है ना, मैंने बताया कि जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है, तो हिमालय में हम लोग 3 बड़े नदी तंत्र पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इनका ईस्ट से वेस्ट देखेंगे, मतलब सॉरी वेस्ट से ईस्ट की ओर देखेंगे। जैसे कि वेस्ट में सबसे पहले हिमालय सबसे वेस्ट में कौन सी नदी है? तो सिंधु एक बड़ी नदी देखते हैं हम लोग, सिंधु नदी तंत्र बोल रहे। नदी तंत्र का मतलब क्यों? क्योंकि इसके संबंधित जितनी भी नदियां हैं, ये एक पूरा तंत्र है, उससे संबंधित एक नदी है, उस नदी से संबंधित कई नदियां हैं, तो उस नदी के से संबंधित जितनी भी नदियां उसको हम लोग तंत्र बोलते हैं। तो ये नदी तंत्र होता है, इसीलिए सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे पहला। फिर दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। इसके बाद गंगा ही आता है ना, वेस्ट से अगर ईस्ट की ओर जाएंगे, गंगा नदी तंत्र, ठीक है दोस्तों। तीसरा हमारा दोस्तों क्या होता है, इसको थोड़ा मैं इधर बना रहा हूँ क्योंकि इनका ये इधर कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद आपका होता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र भी तो है दोस्तों ना हमारे भारत में, उसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, है ना, उसका भी कुछ पैटर्न है अपना। तो सिंधु नदी तंत्र तो हो गया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एंड ब्रह्मपुत्र नदी। यानी हिमालय की जो नदी, जिनकी हिमालय से जो 3 बड़ी नदियों की उत्पत्ति होती है वो कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र। अब इन्हीं नदियों के अंदर और भी हिमालय की जो नदियों की उत्पत्ति होती है, जो इन्हीं नदियों के अंदर हम लोग उनकी भी चर्चा कर लेंगे, है ना। तो ये 3 बड़े हैं। इसके बाद जैसे कि हम प्रायद्वीपीय भारत को भी अगेन हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सी है? तो इसको मैं अभी देखो डिफरेंस कलर से बनाता हूँ, कौन कौन सी। तो एक इसमें दोस्तों होता है पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। कौन सी होती है दोस्तों इसमें, सॉरी, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। इनको साथ साथ दोस्तों बनाते चलना आप लोगों को, ठीक है ना, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। फिर इसके बाद होती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है दोस्तों, इनको पढ़ते हैं। जैसे कि
अब ये तो ठीक है, ये तो पता होगा कि हिमालय की 3 नदियाँ बड़ी नदियाँ हैं, इनको इन्हीं से संबंधित हम लोग। अब इसमें से पूर्व की ओर कौन कौन सी बहती हैं दोस्तों बड़ी नदियाँ? तो देखो अगर मैं बात करूँ इनमें से, तो देखो सबसे बड़ी तो यही होती है महानदी, है ना, जो पूर्व की ओर तो हो जाती है, जो जाकर कहाँ गिरती है, बंगाली खाड़ी में, है ना, महानदी। फिर इसका दूसरी अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसमें तो कौन थी, तो कृष्णा है, महानदी गोदावरी, सॉरी गोदावरी, है ना, गोदावरी जो कहाँ निकलती है दोस्तों, है ना, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वरम। अभी पढ़ेंगे सारी रिवीजन सब कुछ आपका देखिए मैं कवर करूँगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। गोदावरी के बाद दोस्तों आपका होगा कृष्णा नदी, यानी कृष्णा रिवर। अब नेम तो नेम होगा, चाहे इंग्लिश लिखो चाहे दोस्तों इंग्लिश हिंदी लिखो। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होगा, कावेरी। इसी के बाद एक और नदी छोटी सी होती है वेगई, है ना, और भी हैं पेन्नार एन्नार, तो वो लोग हम लोग अभी जब ये पढ़ेंगे तो जान लेंगे। वेगई, है ना, ये मैंने 5 लिख दी। फिर इसके बाद जैसे कि अगर मैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ बताऊँ तो इसमें 2 तो बड़ी हैं। 2 कौन कौन सी दोस्तों बड़ी हैं? तो जैसे कि एक होती है नर्मदा दोस्तों। नर्मदा आप देखेंगे तो अरब सागर में गिरती है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है नर्मदा नदी। कभी कभी डायरेक्ट ऐसा ही पूछ सकते हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली कौन कौन, 4 मान लीजिए वो दे दिया उसने, 4 नदियों का नाम दे दिया और उसने लिख दिया कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो पूर्व मतलब वहाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। तो उसने आप लोग को 4 नदियों का नाम दे दिया, और आपको चाहे वो पूर्व भी पूछ सकता है और पश्चिम भी पूछ सकता है, तो ऐसे भी आपको याद रखना है। तो इसमें ताप्ती 2 ये नदी बहुत इसको तापी भी लिखा होता है कहीं कहीं पे और ताप्ती भी लिखा होता है, ठीक है, तापी और ताप्ती एक ही नदी। तो ये 2 नदियाँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसी में आपको तीसरा मैं बता देता हूँ, एक तो होती है साबरमती नदी दोस्तों, ये आपको गुजरात में मिलेगी दोस्तों, साबरमती नदी। फिर यहीं पे आपको दोस्तों चौथी माही मिलेगी आपको, जो अरब सागर में जाके गिरती हैं, माही नदी जो पूर्व की ओर जाके, है ना। तो ये नदियां हैं, ये 2 तो ये आपको बिल्कुल ज़रूर ही याद रखना है कि पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं कौन कौन सी, तो ये नर्मदा है एवं जो तापी है। और पूर्व की ओर बहने वाली ये नदियाँ तो आपको याद ही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन वो ऐसे भी बना सकता है, मान लीजिए 4, मान लीजिए 2 इस नदी इसमें इनमें से दे दिया नदी और 2 इनमें से दे दिया, और दोनों पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, है ना, या जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अरब सागर की ओर गिरती हैं ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा डायरेक्ट पूर्व की ओर बहने। तो आपको पता रहना चाहिए कि नर्मदा, तापी और इसमें कौन सी। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ये नदी पढ़ने का एक स्ट्रक्चर ही का होता है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते चलेंगे, इसको उठाएंगे इसको उठाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि हमने क्या पढ़ लिया है, किस चीज़ को पढ़ना। ये चीज़ होता है एक टॉपिक का एक आपको वो स्ट्रक्चर बनाने का, ताकि आप टॉपिक का अच्छे से स्ट्रक्चर अगर बना ले गए तो आप उसको पढ़ते समय आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो ये चीज़ है हमारे, हम यहाँ पे इसलिए आए कि आपको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई होकर चीज़ें समझा सकें। आपको 1 टाइम सॉल्यूशन मैं यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मैं ये बता दूँ कि आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड तो संबंधित क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मैं अगर आप अच्छे से यहाँ पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं जाके, बस तो जितना काम है उतना कर लीजिए, बस उसके बाद किसी बुक और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको बनाइए, आप लोग बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं टाल दूं मैं इसको। अब हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों आज सिंधु को, है ना दोस्तों। आज देखिए अभी हम लोग सिंधु नदी के बारे में सिर्फ देखिए ज़्यादा डिटेल से नहीं, मतलब ज़्यादा डिटेल से बहुत पढ़ेंगे, मतलब कि इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ये मैं बता देता हूँ। आज हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि सिंधु नदी की ओरिजिन कहाँ से होती है, कहाँ जाके गिरती है, किस एरिया से जाके कहाँ गिर जाती है, और इसकी कौन कौन सी बड़ी सहायक नदियाँ हैं और कौन सी छोटी नदी। और देखिए सहायक नदियों में आपको 2 चीज़ याद रखनी पड़ेंगी, एक तो बाएं तट की सहायक नदी और एक तो दाएं तट की सहायक नदी। क्योंकि 1-2 बार कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया कि कौन सी बाएं तट की नदी है, कौन सी दाहिने तट की, ठीक है ना। तो आपको ये भी मैं यहीं पे बताते चलूँगा, बड़ा आसान है, बस आपको करते समय ध्यान रखना है बस आपको, है ना। तो ये भी हम लोग देखते चलेंगे। तो आज हमारा यही काम होगा कि सिंधु नदी की उत्पत्ति देखेंगे, कहाँ से हुई है, कहाँ जाके गिर गई है, और उसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, और जो 5 सहायक नदियाँ हैं और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बस इतना देखेंगे। बाकी लिखने वाला जो काम होगा वो दोस्तों हम लोग कल करेंगे इसमें, ठीक है। और हम लोग और इसकी जो छोटी सहायक नदियाँ वो जान लेंगे। तो 20 जो है ना दोस्तों, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, एक तो जो जैसे टाइप का क्वेश्चन आता है वो आपका कवर हो जाएगा यहाँ, और लिखने वाला जो काम है वो हमारा कल हो जाएगा। और कल हम इसको साथ में रिवीजन भी कर लेंगे, तो सिंधु नदी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन जैसे भी बनेगा बस आपका कवर हो जाएगा, फिर आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हम अभी मैं डाल रहा हूँ, और मैं डालता हूँ सीधे सिंधु नदी तक, है ना दोस्तों।
और उसको हम लोग उसको जैसा मैंने बताया है वैसा ही पढ़ते चलेंगे हम लोग। तो देखिए तो अभी देखो हमारा पहला नदी तंत्र जो शुरू हो रहा है दोस्तों उसको बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र, सिंधु या इंडस रिवर सिस्टम से भी बोलते हैं जिसको सिंधु नदी तंत्र। इंग्लिश में अगर बोले तो इंडस वैली है ना, सॉरी इंडस वैली नहीं, वैली तो सब बता है ना, मतलब सिंधु को चाहे इंग्लिश में सिंधु भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंधु भी लिख सकते हो या इंडस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिंधु रिवर सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इंडस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इंडस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना, चाहे इंडस इंग्लिश में लिखो। वैसे तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप इसी सिंधु में ही लिखो, ज़्यादा सही है ऐसे। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी जैसे कि मैं मैप बनाता हूँ दोस्तों, देखिए हम लोग को क्या है कि सिर्फ ऊपर के मैप का ज़रूरत पड़ेगी आज, जहाँ से ये नदी है, और बाकी ऊपर नीचे का हम लोग नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। ये वाला हम लोग को इम्पॉर्टेंट है एरिया जो हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। मैप की दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, डेली डेली प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप लोग का दिक्कत ना हो मैप बनाने में, ठीक है। तो ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमको सिर्फ इतनी नीड है, बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम लोग को इसकी नीड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ने की प्रैक्टिस में था, ठीक है। ये हम लोग का ये जैसे कि बात करते हैं तो आप लोग हम लोग यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ है, तिब्बत का पठार है दोस्तों। क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है, तिब्बत का पठार है दोस्तों, है ना, यहाँ पे तिब्बत का पठार है, यहाँ पे तिब्बत भी है। तो सिंधु नदी की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु नदी जो है वही तिब्बत से निकलती, तिब्बत में, है ना, तिब्बत में एक जगह पर है मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से क्या होता है, इसकी उत्पत्ति होती। तो मैं यहाँ पे अगर आपको झील बना देता हूँ, मानसरोवर लेक है, झील मैं बना दूँ यहाँ पे ब्लैक कलर से ऐसे करके दोस्तों, ऐसे करके बना देता हूँ, है ना, ये है मानसरोवर झील, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये मान सरोवर झील, ठीक है दोस्तों, मानसरोवर झील। तो ये हो गई मानसरोवर झील। तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर्स है, हालांकि आप लोगों को उसका नाम याद नहीं दिख रहा, बट मैं बता दे रहा हूँ कि चेमा युंगडुंग, है ना। अब वो तिब्बत में है तो नाम भी उसका चीनी जैसा होगा। अब हम अपेक्षा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि तिब्बत, देखो ये मानसरोवर झील इसलिए हिंदी का नाम अभी भी क्योंकि ये कैलाश पर्वत के पास में है। तो कैलाश पर्वत तो हमारा एंशिएंट काल से चला आ रहा, तो वो उसको हम लोग वैसा ही नाम ले रखते हैं। बट वहाँ पे ग्लेशियर्स जो है, अब ग्लेशियर्स में क्या है कि ये हालांकि तिब्बत में जो क्षेत्र है उसको चीन अपना अधिकृत क्षेत्र मानता है, बट अभी भी हमारे जो तीर्थ यात्री हैं वो जाते हैं तो उसको मानसरोवर झील और कैलाश, है ना। तो यहीं से क्या होता है, यहीं पे ग्लेशियर से चेमा युंगडुंग, ठीक है ना। तो चेमा युंगडुंग के से क्या होता है इसकी, है ना, मानसरोवर झील के पास एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, तो सिंधु नदी की जो होती है उत्पत्ति वहीं से होती है। अब देखो मैं नदी का कलर जो है ब्लू कलर से बनाता हूँ, ठीक है ना। तो वो यहाँ से निकलती है, यहाँ से ऐसे करके, और ऐसे करके ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे भारत के जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए और ये जाके यहाँ पाकिस्तान से जाते हुए ऐसे करके और नीचे सिंध बलूचिस्तान से नीचे जाके फिर जाके अरब सागर में गिर जाती है, यानी यहाँ पे ड्रेन हो जाती है। यानी यहाँ क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे खाली हो जाती है। खाली हो जाने का मतलब कहाँ पे खाली होती है दोस्तों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, खाली होती कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे मैं कलर से बना दे रहा हूँ अरब सागर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अरब सागर, ठीक है ना। अरब सागर में जाकर खाली हो जाती है। तो इसका ऑरिजिन अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कलर डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये इंडस है ना, इंडस मैंने लिख दिया, इसका इंडस है, ये इंडस यानी सिंधु नदी है।
और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है दोस्तों? तो इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों कहाँ से? मानसरोवर झील के कहाँ से दोस्तों? चेमा युंगडुंग, है ना, मानसरोवर के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, यानी ग्लेशियर से, यानी हिमनद बोलते हैं इसको हिंदी में दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो इसको हिमनद बोलते हैं, ग्लेशियर्स, ठीक है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है या उत्पत्ति है वो मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग से होती है, और ये यहाँ से होते हुए, है ना, भारत के जम्मू एंड कश्मीर से प्रवेश करते हुए और ये पाकिस्तान से होते हुए डायरेक्ट जाके अरब सागर में गिर जाती है। ये तो इसकी बात हो गई, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अब बात आती है इसकी सहायक नदियों की, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ इतना बस ये मेरा पर्पस क्या है कि मेरा पर्पस है आज हमको रिवर्स जानना है, रिवर्स की सहायक नदी जानना है और उसका ओरिजिन कहाँ पे ये जानना है। इसके अंदर की जो और डिटेल्स हैं वो हम लोग कल के पर, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ दे देंगे तो संभाल नहीं पाएंगे, है ना, तो धीरे धीरे जानना है पहले। तो देखिए फिर इसके बाद जैसे कि इसकी मैं सहायक नदियों में अलग कलर से बनाता हूँ। तो यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है झेलम नदी, है ना। वो कहाँ से निकलती है दोस्तों? वेरीनाग झरना है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में एक जगह पर है वेरीनाग झरना, है ना। तो वेरीनाग झरने से ही क्या होता है, यहाँ से निकलती है आपकी झेलम रिवर्स जम्मू से, और वो ऐसे करके यहाँ से आगे जाके और वो जाके दोस्तों चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। अभी मैं इसकी जस्ट नीचे चिनाब बनाऊँगा। तो चिनाब जो है आपका देखिए हम बताते हैं, आपने जब अगर आप जो भी नए हैं और जो पुराने होंगे हालांकि उनको पता ही होगा, जो नए जुड़े होंगे तो दोस्तों उनको देखना, उनको क्या है कि मैंने यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है ना, अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी निकलती है ना, चिनाब नदी निकलती है दोस्तों। अब ये चिनाब नदी का देखिए क्या होता है, इसका मैं देखो बता दूं तो चिनाब नदी जो है बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। कहाँ से दोस्तों निकलती? बड़ा लाचा दर्रा। मैंने पढ़ाया हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है ना। मैं दर्रे पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, जो हिमालय पढ़ा रहा था तो वही मैंने पढ़ाया बड़ा लाचा दर्रा, ये इसीलिए मैं पढ़ाया था। अभी देखिए अगर हिमालय में मैं नहीं पढ़ाता तो क्या होता, तो आप क्योंकि दर्रे बाद में मिलते हैं, दर्रे बाद में चैप्टर में होते हैं, बट हम लोग अगर एक चीज़ से लिंक करके नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं है। इसीलिए मैंने दर्रे पढ़ाया था, ताकि मैंने इसीलिए पहाड़ियाँ सारी पढ़ा दी, इसीलिए मैंने सारी पर्वत चोटियाँ पढ़ा दी, क्योंकि नदियों का उद्गम किसी न किसी पर्वत से हुआ है। अब उस पर्वत का लोकेशन हमको नहीं पता होगा या किसी दर्रे का लोकेशन हमको नहीं पता होगा, ठीक है ना, तो हम उसको सही से नहीं जाना पाएंगे ना। तो बड़ा लाचा दर्रा यहाँ पे है, तो बड़ा लाचा दर्रे के पास से ही, ठीक है ना, बड़ा लाचा दर्रे के पास से ही, ठीक है, बड़ा लाचा दर्रे के, अभी मैं इसको डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत है इसकी। चिनाब नदी दो नदियों से, यानी बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से, एक उत्तर से एक दक्षिण से, चंद्र एवं भागा नाम की दो नदियाँ निकलती हैं। दोनों नदियाँ मिलकर चिनाब कहलाती हैं, यानी चंद्र एवं भागा मिलकर। ये जब ये चंद्र एवं भागा कहाँ निकलती है? बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलती हैं, यानी दक्षिण एवं पश्चिम से, दक्षिण एवं उत्तर से, और दोनों आकर जब मैदान में प्रवेश करती हैं तो दोनों जाके मिल जाती हैं, और मिलने के बाद में ये जो नदी है वो चिनाब कहलाती है। जम्मू, ये हिमाचल प्रदेश में ही चिनाब कहलाती है। हिमाचल प्रदेश से जैसे पहाड़ से थोड़ा नीचे आएंगे दर्रे से, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो ये दोनों जब मिल जाती हैं चंद्र एवं भागा, तब इसका नाम क्या होता है? चिनाब। तो चंद्र एवं भागा मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करता है। और चिनाब नदी कभी पूछा जाए उत्पत्ति कहाँ होती है तो कहाँ से दोस्तों? बड़ा लाचा दर्रे से। तो बड़ा लाचा दर्रे से यहाँ से इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है, और ऐसे जाके वो ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा सा देखो मैं बता दूं, ये थोड़ा जम्मू कश्मीर में भी टच करता हूँ, थोड़ा पंजाब में, अभी हम लोग इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये ऐसे जाके और ऐसे, अब मैं आपको लोगों को दोस्तों, अब ये जाके झेलम इसमें मिल जाती है, ठीक है दोस्तों, सॉरी बार बार क्या हो रहा है, गिर जा रहे हैं। झेलम इसमें आके मिल जाती है दोस्तों, चिनाब में आके, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और नदी होती है, यही हिमाचल प्रदेश में ही एक दर्रा और मैंने पढ़ाया सर जी दोस्तों, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों मैंने पढ़ाया यहाँ पे आपको लोगों को? रोहतांग दर्रा पढ़ाया। तो रोहतांग दर्रे के, ठीक है ना, रोहतांग दर्रे में ही क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक और दर्रा पढ़ाया रोहतांग, ऊपर बड़ा लाचा दर्रा है, बड़ा से मैं बी लिख दे रहा हूँ दोस्तों, बी से, ठीक है ना। अब मैं नहीं, सॉरी, नदी का नाम, तो ये नदी का नाम कौन सा है दोस्तों? ये झेलम है। और ये दोस्तों कौन सी? सी से चिनाब हो गया, और बी से ये क्या हो, सॉरी आर से क्या हो, झेलम चिनाब, और आर से क्या हो जाएगा दोस्तों? रावी। आर से दोस्तों ये रावी रिवर है ना। तो रावी रिवर जो होती है वो क्या करती है दोस्तों, उसको डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। वो भी क्या होती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे के नॉर्थ साइड से निकलती है दोस्तों, ये याद रखिएगा, नॉर्थ, क्योंकि रोहतांग दर्रे से ही ब्यास नदी का भी उद्गम होता है। तो रोहतांग दर्रे से निकलती है, और रोहतांग दर्रे से ऐसे हालांकि ये नहीं पूछेगा कि नॉर्थ से, बस ये पूछेगा किस दर्रे से होती है, तो आपको याद रखना बस। यहाँ से होते हुए जाके ऐसे करके
और ये भी जाके जो क्या होती है चिनाब में मिल जाती है। तो दोनों नदियाँ झेलम एवं चिनाब रावी दोनों नदियाँ जाके कहाँ मिल रही हैं दोस्तों, चिनाब में मिल रही हैं। इसी के जस्ट बाद दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, इसी के जस्ट यहाँ से, अब ये दर्रा मैंने पढ़ाया है, दर्रा काफ़ी बड़ा मैं बना दे रहा हूँ ऐसे करके। इसी दर्रे के जस्ट नीचे से कौन सी दोस्तों नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, व्यास नदी। यहीं से व्यास नदी निकलती है इसी नदी के नीचे से, और ये ऐसे करके यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे इसको रोक दे रहा हूँ। ये कौन सी नदी है दोस्तों, वी है सर दोस्तों व्यास। अब देखो, अब इसकी पांचवी बड़ी सहायक नदी है जिसको मैं डिफरेंट कलर से बनाऊंगा दोस्तों, रेड कलर से। वो भी क्या होती है, यहाँ निकलती है। मानसरोवर झील के पास एक राक्षस ताल है, कौन सी नदी दोस्तों, सतलज नदी। मैं सतलज नदी पहले बना दे रहा हूँ दोस्तों, है ना, ऐसे बना दे रहा हूँ मैं यहाँ से करके ऐसे। अब यहाँ पे थोड़ी आप बात को समझिएगा मेरी, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये पंजाब का ही क्षेत्र है, ठीक है। देखिए जो क्या कहते हैं सतलज नदी। अब मैं इसको लिख दे रहा हूँ सतलज, बड़े बड़े शब्दों में लिख दे रहा हूँ सतलज। इसको सतलुज भी बोलते हैं, सतलज में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, सतलज नदी। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, ये भी मानसरोवर झील से ही होती है उसके पास। बस मानसरोवर झील के पास एक राक्षस ताल है जिसको राकस भी लिखा होता है कहीं कहीं, राक्षस ताल यानी ताल जैसा, ठीक है। तो वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। यानी ये दो बड़ी नदियाँ कौन कौन सी है, एक तो सिंधु एवं सतलज। दो नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत। एक और नदी में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। ये तीनों बड़ी नदियों की उत्पत्ति जो होती है वो मानसरोवर झील के पास से होती। तो सतलज की उत्पत्ति कहाँ से दोस्तों, मानसरोवर झील के पास। कहाँ से दोस्तों, राकस ताल, याद रखना है दोस्तों, राकस ताल यानी राक्षस ताल किससे होकर गुजरती, निकलती। और भारत में प्रवेश करने से पहले ये एक दर्रे से गुजरती। मैंने वो दर्रा पढ़ा रखा दोस्तों, मैंने उस दिन बताया भी था, है ना। जो पुराने बच्चे हैं मतलब दोस्त हैं मेरे, तो उनको पता होगा कि मैंने बताया था कि जो सिपकिल्ला दर्रा है, सॉरी अब मैंने दर्रे का नाम भी ले लिया, तो सिपकिल्ला दर्रे से भारत मैंने बताया था कि ये दर्रा याद रखना। क्यों, उस समय मैंने ये भी बताया था कि यहीं से जो होता है सतलज नदी प्रवेश करती है। तो सतलज नदी जो है भारत में किस दर्रे से होकर आती है, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो ये सिपकिल्ला दर्रे से प्राप्त है। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, यानी हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कोई भी नदी अभी तक मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें से कोई भी नदी जो उत्तराखंड में नहीं होती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश के सिपकिल्ला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के बाद यहाँ अब देखिए सतलज नदी जो, मैं अब फिर लौट के आता हूँ मैं कहाँ पर दोस्तों, व्यास पर, ठीक है ना। तो व्यास में दोस्तों मैंने बताया है कि व्यास नदी जो आके सतलज में मिल जाती है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे दोस्तों, एक चीज़ क्या देख रहे हैं दोस्तों, व्यास नदी है, देखिए होगा आपने, हिमाचल प्रदेश से निकली और पंजाब वाले क्षेत्र में विलीन हो गई। यानी सिंधु की ये एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही सतलज में विलीन हो जाती है। यानी भारत में ही, बाकी सारी नदी देखिए भारत से निकल के पाकिस्तान में जा रही है, सतलज भी पाकिस्तान में जा रही है, बट एक व्यास ऐसी नदी है जो भारत में निकल की, जिसकी उत्पत्ति भारत से होती है और वो भारत में ही सतलज नदी में विलीन हो जाती है। और जहाँ पे ये विलीन होती है दोस्तों, मतलब यानी जहाँ पर ये सतलज से मिलती है इसको हरिके बोला जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है दोस्तों, हरिके बोला जाता है। यानी सतलज व्यास नदी सतलज में जब जहाँ पे मिलती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, हरिके। यहाँ पे हरिके बैराज बनाया गया, इसीलिए इसको हरिके मैंने लिख दिया। इसी से यहीं पे आपको इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो बनाई गई इसी से नदी से, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो सतलज नदी कहाँ निकलती है दोस्तों, आप सतलज पे आ जाते हैं। व्यास की भी चीज़ें खत्म हो गई, रोहतांग से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, और जाके कहाँ पे सतलज में विलीन हो जाती है, और जहाँ पे मिलती है उस पॉइंट को हरिके बोला जाता है। ये हो गया दोस्तों। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के राक्षस ताल से होता है। और अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हालांकि ये आपको नॉर्मल बुक्स या कहीं पे आपको मिलने का नहीं सुनने को, मगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों। क्या बताता हूँ कि जो सतलज एवं जो चिनाब है, इन दोनों में थोड़ा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी कैसे, तो कुछ जैसे भूगोल शास्त्र या ज्योग्राफर जो हैं वो कहते हैं कि चिनाब जाके सतलज में मिलती है, यानी चिनाब सतलज में मिलती है और फिर सतलज जाके कहाँ मिलती है दोस्तों, सिंधु में जाके मिलती है। एक तो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सतलज जाके चिनाब में मिलती है और चिनाब जाके कहाँ मिलती है दोस्तों, सिंधु में। यानी मतलब कि अभी तक यही कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि चिनाब सतलज में मिलती है या सतलज चिनाब में। अब देखो ये दोनों नदियाँ किसी एक से मिलती हैं, ये दोनों नदियाँ जो हैं चिनाब, अब ये तीन का तो 4 का खत्म हो गया, 3 का ना, इनका बची ये 2 नदियाँ। अब ये 2 नदियों में से कौन जाके सिंधु में मिलती है, ये सबसे बड़ी बात अभी तक है। बट अब ज़्यादातर बुकों में मैं आपको बता दूं तो क्या होता है, आपको ये बताया कि ये सतलज जाके जो है ना, सतलज जो जाके मिल जाती है, और सतलज में ये आके जो है चिनाब जाके आके सतलज में मिल जाती है। ये चीज़ है बस, है ना। मतलब कि क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि चिनाब में आकर सतलज मिलती है और फिर चिनाब आके जाके सिंधु मिल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि चिनाब जो है सतलज में आके मिलती है और सतलज जाके आगे चिनाब में मिलती है। तो ये पॉइंट है। हालांकि इतना
कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट आपको थोड़ा याद रखना है बस, है ना। मैं समझाने के लिए से बता दिया, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं थी उसकी। बस आप ये याद रखना है कि ये सारी नदियाँ आके कहाँ मिल जाती हैं, सिंधु में मिल जाती हैं। और सिंधु जहाँ पे ये सारी नदियाँ, अब ये सारी नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं, है ना, मान ला ये सारी नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं दोस्तों मिठान कोट। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिठान कोट, मिठान कोट दोस्ती, है ना, मिठान कोट, कोटा है सो दोस्ती, कोट, मिठान कोट। जो ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे मतलब सारी नदियाँ आके सिंधु में मिलती हैं, उस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? मिठान कोट में आके ये सारी नदियाँ मिल जाती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जैसे कि वो आपसे पूछेगा सिंधु की, मतलब उसने आपको दे दिया सिंधु की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी दोस्तों? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, 5 नदी दे दी उसने, ठीक है। फिर वो आपसे कहेगा, अब ये ऐसा नहीं रहेगा कि आपको जैसा मैंने बोला अंटरलेट, मतलब नॉर्थ से साउथ अरेंज में है, ऐसा नहीं। वो बीच बीच में किसी को इधर उधर कर दे, कोई नॉर्थ वाली साउथ में कर देगा, कोई साउथ वाली नॉर्थ में, और वो फिर वो आपसे कहेगा कि इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, है ना। मतलब कि ये 5 नदियाँ आपको एकदम सीक्वेंस में याद रखनी है ना। नॉर्थ से साउथ का क्रम पूछ सकता है ना, कि कौन सी ऊपर है, कौन सी इससे बाद में। तो आपको याद रखने के लिए मैं बता दूँ, इसका एक फॉर्म वो होता है JCRBS, यानी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, JCRBS, ठीक है ना। ये नॉर्थ से साउथ इसका सीक्वेंस होता है ना। ये भारत का पूछेगा, वहाँ से नहीं मतलब, तो भारत का। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है दोस्तों। तो आप लोग इसको क्या करना है, आपको बनाना है। बनाने से पहले आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ की मैंने देखी, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो है, ये जो नदियाँ हैं, जो 5 सहायक नदियाँ बड़ी, जो 5 सहायक बड़ी नदियाँ हैं, ये क्या हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सिंधु की किस तट की सहायक नदियाँ हैं? बाएं तट की हैं कि दाहिने तट की, ये बता, है ना। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि नदी किधर की ओर चल रही है, यानी नदी इधर की ओर चल रही है, तो ये इसका डायरेक्शन है। तो इसका जब, अब मान लीजिए ये है, मान लीजिए मैं ही नदी हो जा रहा हूँ, अब मैं इधर की ओर चल रहा हूँ, तो मेरा राइट कौन सा होगा? ये राइट होगा। और मेरा लेफ्ट कौन सा होगा? ये लेफ्ट होगा दोस्तों। तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो नदियाँ कहाँ पर है? नदी देखिए इसकी सिंधु की, तो ये जितनी भी हैं, ये कौन सी है? यानी बाएं तट की सहायक नदी है, यानी लेफ्ट तट की सहायक नदी, यानी लेफ्ट, है ना, लेफ्ट तट की सहायक नदी है। ये लेफ्ट कोस्ट की सहायक नदी है ना। आपको ये याद रखना है, दाहिने तट कौन सा होगा? ये होगा। और ये बाएं, तो ये नीचे की ओर है, तो ये बाएं तट की सहायक नदी। तो ये भी याद रखना कि ये जो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज है, ये सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। और ये बड़ी 5 हैं, ये उनके बारे में अभी जितना मैंने बताया उतना याद रखना है। अभी देखिए इसमें जैसे कि मैं झेलम पढ़ा रहा हूँ, तो झेलम में भी अभी आपको 2 सहायक नदियाँ याद रखनी है। कौन सी दोस्तों? किशनगंगा, एक पंच, है ना। और इसी में एक लिद्दर नदी भी आती है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। वो मैं अभी इसको फिर देखिए, ये अभी ऐसा बना लीजिए, फिर इसको मैं एक बार और बना रहा हूँ। अभी क्या है ना, चलिए 2-3 बार बनाऊंगा, मैं आपको याद करा दूंगा। और जैसे कि अभी इसकी मैंने दाहिने तट की सहायक नदी नहीं बनाई, तो वो भी आपको भी पढ़ना है ना। उनको मैं अभी बना रहा हूँ, बस उसको आप लोग याद रखना है। ये चीज़ हो गई आपकी, इसको आप लोग ऐसे बना लीजिए मैप में, ठीक है दोस्तों। मैं जब तक देखता हूँ कि क्या हुआ, सही चल रहा है सब कुछ? हाँ, सब कुछ सही है। तो चलिए, बना लिया होगा दोस्तों आप लोगों ने। बहुत साफ से बनाना है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ते चलना है ना। ये याद रखना है कि JCRBS इसकी 5 सहायक नदी है, और दोनों सबका नॉर्थ से साउथ आपको याद रखना है। साउथ से नॉर्थ भी पूछ सकता है, नॉर्थ से साउथ भी क्वेश्चन दे सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी आएंगे दोस्तों, आपका हो जाएगा, आपका दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। अभी मैं भी इसको फिर से बना रहा हूँ। इसमें कुछ मुझे बताना, जैसे कि दाहिने तट की सिंधु की सहायक नदी बतानी, और फिर जैसे झेलम की सहायक नदी बतानी, क्योंकि सहायक नदी का काम आज ही करना है इनकी जितनी भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग को क्या करना है, एक बार जैसे अगर नहीं समझ में आती कोई चीज़, क्या होता है कभी कभी कुछ लोग को समझ में आ जाता है एक ही बार में, जो पढ़े रहते हैं पहले से थोड़ा बहुत, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको क्या करना है, बस 2 बार भी आपको रिवीजन करना है। एक बार और इसको देख कर, और एक बार लिखने के बाद फिर से रिवीजन कर लेना अपना। तो जैसे कि अब मैं मैप नहीं बनाता हूँ, सिर्फ मैं रिवर्स बनाता हूँ। मान लीजिए ये पूरा देश है, अब ये पूरा देश का मतलब ये पूरे देश का एक जो क्षेत्र है जिसमें हमारी रिवर्स जाती है, अब उसी के अंदर मैं बना रहा हूँ इसको। तो जैसे मान लीजिए ये चेनाब निकलती है, सॉरी ये झेलम है, अरे सॉरी दोस्तों, सॉरी, मतलब कि ये सिंधु है, ठीक है। ये जैसे कि मैंने इसको बनाया दोस्तों, इसको मैं डार्क कलर से बनाता हूँ। ये दोस्तों मैंने बनाया इसको ऐसे करके, और ये मैंने बता दिया कि ये सिंधु नदी है, और ये जाके अरब सागर में ऐसे गिर गई, ठीक है। ये दोस्तों आके यहाँ पे विलीन हो गई।
अरब सागर में आके गिर गई। अब दोस्तों क्या है कि फिर मैंने बताया कि यहाँ से इसी के जम्मू कश्मीर से कौन सी दोस्तों निकलती है, ठीक है ना, झेलम निकलती है। झेलम के बाद मैंने फिर दोस्तों बताया चिनाब निकलती है, जिसमें आके ये झेलम मिल जाती है। फिर दोस्तों मैंने कौन सी बताई है, रावी, ठीक है ना, ये भी आके इससे मिल जाती। फिर मैंने व्यास बताया जो यहाँ पे आके मिलती है, और फिर यहाँ से आके यहीं के पास से इधर से आके सतलज निकलती है दोस्तों, और फिर ये आके व्यास में आके मिल जाती है, और इस सतलज में आके चिनाब मिल जाती है, और ये चिनाब आके सतलज आगे जाके मैंने बता दी दोस्तों यहाँ मिल जाती। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, अब आपको ऐसे ही रफ एक बनाना है आपको। ये कहाँ पे इस पॉइंट को बोलते हैं दोस्तों, मिठानकोट। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिठानकोट बोलते हैं। अब मैं इनका नाम लिख रहा हूँ दोस्तों। जे से क्या होगा दोस्तों, झेलम होगा। सी से क्या होगा दोस्तों, चिनाब होगा। आर से क्या होगा, रावी होगा। बी से क्या होगा, व्यास होगा। और एस से क्या होगा, सतलज होगा। और एस से क्या होगा, सिंधु होगा। तो इनको मैं तो लिख ही देता हूँ, सिंधु, सतलुज, है ना। सतलज होता है जिसको सतलुज भी बोलते हैं। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज, ये 5 नदी हो गई, 5 बड़ी। ये हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। अभी इसके बारे में कल और पढ़ेंगे अभी, है ना, इनकी डिटेलिंग देखेंगे। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों, इसको मैं थोड़ा और करके थोड़ा बता दूँ, क्योंकि इसमें वो कुछ मुझे अलग कराना है, तो इसको मैं थोड़ा और ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, और ऐसे करके मिला देता हूँ इससे, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी झेलम। तो ये हमारी तो कौन सी दोस्तों, झेलम, ये हो गई झेलम। तो पहले तो हम सिंधु के बारे में जाते हैं। अब देखिए सिंधु के हम लोगों ने बाएं तट की सहायक नदी, अभी दाएं तट की नदियाँ हैं। तो जैसे बाएं तट से दोस्तों एक नदी और आपको याद रखनी छोटी होती है दोस्तों, ये पे यहाँ पे ये आके मिलती है इस नदी को। इसका डायरेक्शन मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, डायरेक्शन भी मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये कौन सी नदी है दोस्तों, ये जस्कर नदी है, आपको याद रखना है, जस्कर नदी। तो जस्कर नदी भी क्या है, सिंधु की सहायक नदी है। इसके बाद दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, जस्कर के बाद यहाँ पे दोस्तों इधर देखो, इधर इस साइड देखना, यहाँ से एक नदी आती है। अब ये कहाँ से आती है आपको ये याद नहीं रखना दोस्तों, बस ये याद रखना कि ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है ना, जम्मू कश्मीर के एरिया में ही है से निकलती है, जो भारत के नहीं है, मतलब पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र से निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी नदी होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं श्योक नदी। कौन सी दोस्तों, श्योक नदी, ठीक है, श्योक नदी है। श्योक की ही एक सहायक नदी है, इसी में वो कौन सी होती है दोस्तों, ये मैं सहायक है तो इसको मैं अलग कलर से बना दे रहा हूँ, नुब्रा नदी। तो दोस्तों नुब्रा ही है, नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी भी जो है सिंध की सहायक नदी, क्योंकि उसकी सहायक नदी श्योक नदी की सहायक नदी में से मिला। तो बट ये याद रखना कि कभी पूछ ले कि नुब्रा किसकी, सिंध की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी। इसके बाद दोस्तों यहीं पे फिर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे एक नदी होती है दोस्तों सिगार, ठीक है ना। ये कौन सी नदी है दोस्तों, सिगार। ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक आया नहीं है मगर कभी पूछ लेंगे तो याद रखें। फिर इसके बाद आपको याद रखना, और तो आपको ये याद ही होगी एक नदी, जैसे कि मैं यहीं बना देता हूँ, ये गिलगिट है, ठीक है दोस्तों। कौन सी दोस्तों, गिलगित भी इंग्लिश में गिलगित लिखा होता है, इसको गिलगिट। तो ये इसकी सहायक नदी। और इसी पे मैं एक छोटी सी नदी और बता देता हूँ, याद रखना, हुंज। कौन सी दोस्तों, यहाँ ये इससे यहाँ पे आके मिलती है ऐसे, तो इसको बोलते हैं दोस्तों कौन सी, हुंज। रेड कलर से मैं लिख दे रहा हूँ, हुंज मैं बोल भी दे रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा सा लिख दे रहा हूँ, हुंज। तो ये हो गई इसकी दाहिने तट की सहायक नदियाँ। तो दाहिने तट की नदियाँ याद रहेंगी, और बाएं तट की नदियाँ, ये भी देखो बाएं तट से आके मिल रही, तो ये भी बाएं तट की नदी है। तो जस्कर भी बाएं तट की नदी, बाकी ये सारी जो नदियाँ हैं ये कौन सी दोस्तों, दाहिने तट की नदियाँ। तो कौन कौन सी दोस्तों, श्योक है, नुब्रा है, सिगार है, गिलगिट है, हुंज है, ये 5 नदियाँ उसके दाहिने तट की नदियाँ। ये श्योक एक बार पूछा जा चुका है कि इसके किस तट की नदी है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, आप लोग बना लें ऐसे, इसको बनाते चले साथ साथ में मेरे, ठीक है ना। एक बार अभी मैं इसको रिपीट कराऊंगा, 2-3 बार इसको भी मैं करवा दूंगा, फिर आपको याद हो जाएंगी। तो श्योक हो गया, नुब्रा हो गया, सिगार हो गया, गिलगिट हो गया, ये हो गया दोस्तों। ये तो इसकी बात हो गई। अब मैंने बता दी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आपको ये याद नहीं रखनी है, क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस ये है कि कौन सी नदी इसकी दाहिने तट की नदियाँ। तो ये 5 दाहिने तट की नदियाँ। इसका दोस्तों हम आते हैं यहाँ पे झेलम पे, आप बात करते हैं। झेलम में मैंने जैसे बताया कि 2 इसकी सहायक नदी याद रखनी है, तो इसकी
एक सहायक नदी यहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं किशन गंगा। ये इसकी कौन सी है, अब इधर से ये झेलम है तो झेलम की दाहिने तट की नदी है ये, तो ये नदी जो है इसका नाम है किशन गंगा। कौन सी दोस्तों, किशन गंगा। और झेलम नदी के बारे में दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है कि झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर, जो जम्मू की राजधानी श्रीनगर, वो झेलम नदी किनारे ही बसा है। तो कई बार अगर पूछा जाए कि किस स्टेट, अभी मैं लिखा दूंगा, मैं इसको ख़त्म करने के बाद फिर मैं एक ये भी काम कराऊंगा कि जो जो इंपॉर्टेंस नदी हैं और उन नदियों के किनारे अगर कोई नगर बसा है तो मैं उसकी पूरी एक लिस्ट बनवा दूंगा आप लोगों को, ताकि एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। बट जहाँ पे रहेगा वहाँ नदी के सामने लिखा भी दूंगा, उसी पे पॉइंट एक बना दूंगा और एक अलग से आपका लिस्ट भी बनवा दूंगा, तैयार करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये तरह हमारा रहेगा। तो ये किशन गंगा कहाँ किसकी नदी है, झेलम की सहायक नदी है। तो झेलम की सहायक नदी अगर कभी पूछा जाए तो किशन गंगा, और इस यहीं पर एक नीचे और होती है, यहाँ पर ऐसे आके मिलती है, इसको बोलते हैं पंच। फिर मैंने कहा कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये आपको याद नहीं रखना, बस कौन किसकी सहायक नदी है ये याद रखना है। तो किशन गंगा एवं पंच, इसकी दो, मतलब झेलम की दो सहायक नदी। एक और लिद्दर पढ़ते हैं, लिद्दर याद रखिएगा, ठीक है ना। लिद्दर भी यहीं से यहाँ पे आके मिलती है, लिद्दर है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसको लेके याद रखिए, ये मत बनाइए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मत बनाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये याद रखिए। किशन गंगा एवं पंच ये पूछी गई नदियाँ हैं। तो किशन गंगा एवं पंच आपको याद रखना है कि ये दो इसकी सहायक नदी किसकी, झेलम की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको झेलम में पॉइंट लिखेंगे तो ये भी दो लिख देंगे कि किशन गंगा एवं पंच इसकी दो सहायक मुख्य सहायक नदियाँ हैं, ये पॉइंट लिखेंगे। बट ये देखो बना है, अब आप सोचिए ये बन गया है तो इससे कितने क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। आप इसको ऐसे ही कॉपी में बना लीजिए, ठीक है ना। आप इसको ऐसे ही कॉपी में बना लीजिए और इसको कॉपी में बना लेंगे तो जब भी आप देखेंगे तो सारी नदियाँ एक समान आपको दिख रही हैं कि कौन किसकी सहायक नदी है। ये पांचों का नाम आप अपने बड़े बड़े अक्षर में लिखिएगा, मैंने छोटे छोटे में लिखा है, झेलम, चेनाब, रावी, आप बड़े बड़े में बनाइएगा। तो ऐसे बना लीजिएगा, अलग पेज में ऐसे ही बना लीजिए जैसे मैंने बनाया। अब इसमें आपको सारी नदियाँ एक जगह मिल गई हैं, जो सिंधु की जितनी भी मतलब जो मुख्य नदियाँ हैं, जो भी है ना, जो मतलब जो पढ़ने लायक हैं, वो एक ही जगह मिल गया पूरा तंत्र आपको। अब ये आप जब भी आप कभी भी किसी बुक में मिलेंगे इतना नहीं मिलेगा आपको डिस्कस, वो उसमें दो चार नदियाँ दी रहेंगे और वो भी आपको याद नहीं होती, तो ये याद हो जाएंगे ऐसे आपको, ठीक है दोस्तों। ये बनाइए दोस्तों आप लोग ऐसे, फिर मैं इसको देखिए 2-3 बार आपको रिवीजन करा देता हूँ, अभी याद हो जाएंगे, तुरंत ही याद होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। तो मैं इसको मिटा लूँ, अभी देखो मैं इसको अब रिवीजन करा रहा हूँ, सब चीज़ याद हो गया होगा कि ये सिंधु की कौन सी दाहिने तट की नदियाँ हैं, कौन कौन सी दोस्तों, श्योक है, नुब्रा है, सिगार है, गिलगिट है, हुंज है ना। तो ये हो गई आपकी 5 नदियाँ हैं। हालांकि देखो मैंने हुंज को गिलगिट की सहायक नदी बताया, बट वो जरूरी नहीं है, गिलगिट की सहायक कौन सी नदी ये नहीं पूछेगा, मगर कभी ये पूछ सकता है कि सिंध की सहायक नदी हुंज है, तो ये याद रखना है हुंज है, क्योंकि ये गिलगिट भी तो आखिर इसमें आके मिल रही है। ऐसे श्योक जो है, नुब्रा जो है श्योक में आके मिलती है, बट श्योक तो जो है सिंध की नदी, तो वो भी इसमें आके मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस सिगार आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए मैं इसको रिवीजन करा देता हूँ एक बार, 1-2 बार अभी देखो बना के मैं बता देता हूँ कैसे आपको याद रखना है। एक तो JCRBS तो आपको याद ही हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं और दाहिने तट की सहायक नदियों को मैं याद करा देता हूँ। जैसे कि मैंने बनाया, ये मैंने बनाया दोस्तों, सिंध नदी बना दी। फिर इसके बाद ये हो गई झेलम, ये दोस्तों हो गई चिनाब, ये दोस्तों हो गई रावी, और फिर इसके बाद ये हो गई व्यास दोस्तों, और इधर से आके सतलज आके इसमें सतलज में मिल गई ये, और ये जाके ये इधर मैं बना दे रहा हूँ इसको ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे मुड़ जाती है, टर्न कर जाती है, और चेहलम आके इसमें, चिनाब इसमें आके मिल जाती है, और सतलज इससे आके मिल जाती है। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, इसको मैंने बोला मिठानकोट, क्या बोला दोस्तों, मिठानकोट में आके मिलती है, और नीचे जाके ये अरब सागर में गिर जाती है। ये तो हो गई इसकी झेलम, चिनाब, रावी एंड व्यास एंड सतलज, ये इसकी देखो हो गई। फिर इसके बाद मैंने इसकी अलग कलर से बनाता हूँ। फिर इसकी ये भी एक होती है जस्कर दोस्तों। फिर ये कौन सी हो दोस्तों, श्योक, ये कौन सी दोस्तों, नुब्रा, ये कौन सी दोस्तों, सिगार, ये कौन सी दोस्तों, सिगार के बाद ये कौन सी दोस्तों, गिलगिट, और ये कौन सी दोस्तों, हुंज। तो श्योक, नुब्रा, सिगार, गिलगिट और हुंज, ये हो गई, और ये जस्कर। अब आपको 2-3 बार ऐसे करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा कि ये ऐसे ही रिवीजन याद करने का ऐसे ही तरीका होता है। अब आपको पता है कि नदियों का आजकल क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी सहायक नदी और कौन सी पूछी जाती है जो आपने कभी सुनी ना हो, तो वो भी नदी याद रखना है। इसीलिए ये छोटी छोटी नदियाँ भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको बहुत इंपॉर्टेंस है ये सारी नदियाँ, ठीक है। और आप जानते भी इनका इंपॉर्टेंट रिवर्स का क्या कि हर पेपर में आता है। एक बार हो गया, अब दोबारा देखिए, फिर से मैं बना के बताता हूँ आपको भी 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करनी है, आपको ऑटोमेटिक याद होगी। अभी भी आपको याद हो गई होंगी,
है ना। तो जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो ये कौन सी हो गई दोस्तों, है ना, ये हो गई आपकी सिंधु नदी, ठीक है ना। आपको ये नहीं बनाना नाप तोल के, बस याद रखनी कौन सी कहाँ पे। ये झेलम हो गई, ये झेलम हो गई, ये चिनाब हो गई, और ये रावी हो गई। व्यास हो गया, इधर से ही निकलती है इसी के पास से सतलज, यहाँ मिलती है, और हिंदू आके इसमें मिल जाती है, ये आगे जाके सतलज इसमें मिलती है। यहाँ के इस पॉइंट को मिठानकोट बोलते हैं। ये 5 इसकी ये तो याद ही हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स फिर बना दो, देखिए ये जस्कर हो गया, ये श्योक हो गई, और यहाँ पे दोस्तों बताइए आप लोग क्या होगा। श्योक के बाद कौन सी है, नुब्रा हो जाएगी ये, और फिर ये सिगार हो जाएगी, ये गिलगिट हो जाएगी, ये हुंज हो जाएगी। तो ये 5 नदी आपको तो है ना, श्योक, नुब्रा, सिगार, गिलगिट, हुंज और ये जस्कर। ये आपको 2-3 बार आपको दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस करनी। कल मैं फिर इसका रिवीजन कराऊंगा एक बार। तो 2-3 बार आप जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आपको ये एक नदी याद हो जाएगी। अब आप सोचिए, अब मैंने इसका एक तंत्र बनवा दिया, इसके बाद कल डिटेल पढ़ लेंगे, खत्म बात हो गई रिवर्स। अब इससे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन आएगा बताइए, इससे ज़्यादा कहाँ से रिवर में क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारी बात हो गई दोस्तों। इसके बाद हम लोग दोस्तों अब कल मिलेंगे। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, टाइम हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप जो भी मतलब जो भी मेरा दोस्त नया जुड़ा हो, या गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में से कोई भी, है ना, जो भी नए जुड़े हैं, उनको क्या करना है कि जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो उसको सब्सक्राइब करें, और दोस्तों दूसरों को शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करें दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें ताकि पढ़ने में और मजा आए, है ना। तो हम लोग और भी चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं, जैसे हिस्ट्री। आपको लग रहा होगा कि ज्योग्राफी बहुत ईजी है ना, आपको जो बैकग्राउंड नहीं होगा जिनका, वो भी उनको भी समझ में आ जाएगा, मैंने बता रखा। हिस्ट्री भी मैं ऐसे ही रोचक तरीके से पढ़ाता हूँ, आपको एकदम चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती हैं, आपको मैं पढ़ाऊँगा तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, बट आपको एक याद रखना कि शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है दोस्तों। और हाँ, इसको देखें, है ना, देखें, पूरा देखें, ताकि देखो आप लोगों को फ़ायदा होगा, तभी फ़ायदा होगा, ठीक है। जब आप और जिसको मान लीजिए एक बार में नहीं समझ में आता है, तो क्या करना है, इसको आप लोग को दोबारा एक बार देख लेना, बस आराम से चीज़ें समझ में। और आपका क्या है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते चलिए, बुक्स जो है आप रीडिंग करते चलिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, बाय, धन्यवाद।